बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी चैप्टर के स्टार्ट में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे, बेसिक चीज़ स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे इसी चैप्टर का। और इसी के साथ पहला टॉपिक जो इसी चैप्टर का है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सिंपल मैं दो अल्फाज में आपको समझा सकता हूँ, 2 पॉइंट्स में, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन व्हाट इनसाइड द एटम। व्हाट इनसाइड द एटम मीन जिस तरह एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और आपको पता भी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द शेल में रिवॉल्विंग करते हैं और जबकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं, इसलिए कि ये एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिलेटेड है मास के साथ, ये फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है एटम का, और इलेक्ट्रॉन जो है ये मास में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, इट इज़ रिलेटेड टू दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है। सो व्हाट इनसाइड द एटम, ये हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। एंड हाउ द एटम लुक लाइक, और एटम किस तरह नजर आता है, एटम किस तरह देखता है। ठीक है। तो उसमें फिर हम बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सारी चीज़ स्टडी करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि व्हाट इनसाइड द एटम एंड हाउ द एटम लुक लाइक। ठीक है, दिस कॉल्ड व्हाट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं बेसिक टर्म की तरफ। तो ऑलरेडी आपको पता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको पता भी है, आपने पढ़ा भी है क्लास 9th में। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है या एटॉमिक मास क्या है, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ दी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ 3 टर्म है, ये आप आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोप, सेकंड इन आइसोबार्स एंड थर्ड इज आइसोटोन्स। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, इसको ज़रा डिफ्रेंशिएट करते हैं। आइसोटोप ऑलरेडी आपके 9th के कोर्स में भी है। Isotope, atoms of the same element having same atomic number Z but different mass number is called what? Isotopes. Iso का मतलब क्या है, same, and topes mean position in periodic table. ठीक है। So ऐसे एलिमेंट के ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। या सिंपल कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट आइसोटोप्स। इसमें एग्जांपल मैंने लिया है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, वन इज प्लूटियम, सेकंड इज ड्यूट्रियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम। प्लूटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्लूटियम लाइटर आइसोटोप है, जबकि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो है ये इसके हेवी आइसोटोप्स है। प्लूटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास क्या है, 1 है। ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास क्या है, 2 है। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास क्या है, 3 है। तो देखो तीनों का, प्लूटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम का जो है एटॉमिक नंबर जो है 1 1 है और एटॉमिक मास 1 2 3 रिस्पेक्टिवली ये है। तो इसी बेस पे इन तीनों को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। फिर इनका नेचुरल अबंडेंस और मल्टीप्लाई बाय जो है इसका हम मास लेते हैं, इसका हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, इन तीनों का हम एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं। तो हम पीरियड टेबल में तीनों एलिमेंट या तीनों एटम्स को शो नहीं करते, बल्कि एक ही एलिमेंट को शो करते हैं और उसके साथ जो वेट लगाते हैं उन तीनों का क्या होता है, एवरेज होता है। जिस तरह हम हाइड्रोजन का 1.008 लगाते हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, दिस इज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे हाइड्रोजन का जो है एवरेज मास है। अब हम आते हैं व्हाट इज मीन बाय आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार मीन डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिसका मास नंबर क्या हो, सेम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ठीक है। सो नाइट्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन हम लेते हैं, इन दोनों का एटॉमिक नंबर देखिए 7 और 8 है, लेकिन एटॉमिक मास 16 और 16 है। नाइट्रोजन 16 और अब देखिए ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम जो है एक स्टेबल एलिमेंट ले, मतलब एक स्टेबल एटम ले किसी एलिमेंट का, हम जो है इसका कोई भी आइसोटोप ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन किसी एलिमेंट का आइसोटोप दूसरे एलिमेंट के साथ जो है अगर उसका मास मैच कर रहा है, एटॉमिक मास मैच कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये आपस में आइसोबार्स है। ठीक है। क्या है, आइसोबार्स। थर्ड, आइसोटोन्स क्या है, आइसोटोन्स मीन डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट
जिसका जो है न्यूट्रॉन नंबर क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। मैंने इधर एग्जांपल दिया है ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 7 15। ठीक है, तो ऑक्सीजन में आप देखिए प्रोटॉन 8 है, नाइट्रोजन में 7 है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 8 है और नाइट्रोजन में 7 है। इस तरह ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 8 है और नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितनी है, 8 है। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, बराबर है, 8 न्यूट्रॉन है। इसी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 16 नाइट्रोजन 15 को हम आपस में क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया। इसके बाद जो हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, इस तरह देखिए कैथोड के ऊपर, जिस तरह कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसी वजह हम इसको डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको सर विलियम क्रूक्स ने इसको डिस्कवर किया है, 1859 में एक्सपेरिमेंट किया है और इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या लिया है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ रिलीज करना। ठीक है, तो इससे आप मुख्तलिफ जो है वो मीनिंग ले सकते हैं। सपोज हम कह सकते हैं कि इसमें वैक्यूम पंप इस्तेमाल होता है जो कि गैस मालिक्यूल को ट्यूब से रिलीज करते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या ऐसी भी हम कह सकते हैं कि इसी के अंदर जो है, इसी ट्यूब के अंदर गैस मालिक्यूल पाए जाते हैं, वोल्टेज की वजह से जो है उससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं, तो इसी बेस पे भी आप इसको डिस्चार्ज कह सकते हैं। या इस पे आप कह सकते हैं कि हाई पोटेंशियल की वजह से गैस मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है, हमारे पास मुख्तलिफ ग्लो या कलर प्रोड्यूस होता है, तो जो कलर हमारे पास रिलीज होता है या रेडिएशन एमिट होती है, इसी बेस पे भी आप इसको डिस्चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, सो डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है। ट्रांसपेरेंट इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि ट्यूब के अंदर जितना भी जो है ट्यूब के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या हो, वो आसानी से एब्जर्व हो सके। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रोड इसमें इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रोड्स क्या है, इलेक्ट्रोड्स आर एक्चुअली चार्ज प्लेट्स। चार्ज ये हमारे पास वायर्स भी हो सकते हैं जो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किए होते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको हम एनोड कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया गया है। वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स मीन बैटरी इस्तेमाल की गई है और आगे हम पढ़ेंगे कि बैटरी का क्या रोल है। ठीक है, ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इस तरह वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ऐसा स्क्रीन जिसके ऊपर जो है रेडिएशन हमारे पास जो है वो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, या सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि इसके ऊपर स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कोई गैस इसके अंदर ऑर्डिनरी गैस या वेपर्स। ऑर्डिनरी गैस का मतलब ये है ऐसा गैस जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो लिक्विफाई ना होता हो, ऐसे गैस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी गैस कहते हैं। या इसी में हम कोई वेपर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोज आयोडीन के वेपर्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी गैस मोस्टली कौन से, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मुख्तलिफ गैसेस इसी में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इसका डायग्राम ड्रा किया है। इसमें ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, फ्लो मतलब एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। इसके एक साइड पे कैथोड है, दूसरी साइड पे एनोड है। कैथोड और एनोड दोनों को वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, एनोड के बैक साइड पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन इस्तेमाल किया गया है, इधर वैक्यूम पंप है और इसी के अंदर जो है गैस इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन हम स्टडी करते हैं, इसके हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन है। अब आप देखिए, पहले जो है सैंपल हम एग्जांपल स्टडी करते हैं ना, देखते हैं कि फ्लोरेसेंट, ये हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन का क्या रोल है। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो है एक्चुअली बना है जिंक सल्फाइड से, ZnS ट्रांजिशन मेटल का साल्ट है, जिंक सल्फाइड है, एंड इट डिटेक्ट दी इनविजिबल रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन चूंकि इनविजिबल है, ठीक है, हमें नज़र नहीं आता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से हम इसको ये नजर देख सकते हैं। तो इनविजिबल रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन इस्तेमाल किया गया है। और इसका कंसेप्ट ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में, लाइट में। ठीक है, हाई काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, लाइट में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और कलर हमारे पास मुख्तलिफ प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इस तरह वैक्यूम पंप है, इसका ये रोल है कि वैक्यूम पंप जो है इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसी ट्यूब के अंदर जो है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए मोस्टली। तो ये प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए किस तरह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 0.1 mmHg
तक प्रेशर को मेंटेन करना, फिर 0.1 से 0.01 mmHg तक प्रेशर को मेंटेन करने इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। देखो बैटरी है जो वोल्टेज सोर्स है ये 5 से लेकर 10,000 वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है, और पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए ये वोल्टेज किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं कि इस कंटेनर इस ट्यूब के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हुआ है वो उसकी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो जाए, उससे इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए एंड सो ऑन, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और ये जो गैस इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है इट इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ ए सोर्स ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज आर नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज आर एक्चुअली ए बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए हम आते हैं विलियम क्रूक्स ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की है इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि इसने ऑर्डिनरी प्रेशर पे, जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, जो कि 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर है, जो कि 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है एंड सो ऑन, या 14.7 पाउंड स्क्वायर इंच के बराबर है। ठीक है, वो प्रेशर लिया गया है और वोल्टेज लिया गया है 5 से 10,000 वोल्ट, ये वोल्टेज लिया गया है। जब ये कंडीशन लिया गया एंड ही फाउंड नो रिजल्ट, इसी कंडीशन पे इसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, ना कोई कलर प्रोड्यूस हुआ, ना कोई स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब में उसने कोई चीज़ भी ऑब्जर्व नहीं किया। ठीक है, अब जो है इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट से हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एग्जिस्ट इन हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द ट्यूब, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोड्स, जितना हम कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करते हैं। तो हाई प्रेशर पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, तो इसी वजह से जो है कंडक्टिविटी नहीं हुई, तो उसने कोई रिजल्ट उसको नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया इसने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 5 से लेकर 10,000 वोल्टेज पे। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट इसने किया, केस नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के जरिए से इसने प्रेशर को रिड्यूस किया फ्रॉम 1 एटमॉस्फेरिक टू 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक इसने प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस किया। वोल्टेज उतना ही रखा, 5 से 10,000 वोल्ट रखा। ठीक है, तो इसने ऑब्जर्व किया कि ग्लो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है दरमियान में ग्लो प्रोड्यूस होगा, ग्लो प्रोड्यूस हो गया। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए ना कि एट 0.1 mmHg pressure and 5 to 10,000 volt glow produce inside the tube, it means that या it is due to, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इट इज ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल ये कंसेप्ट जहन में रखिए, जब भी हमारे पास कोई कलर प्रोड्यूस होता है, कोई ग्लो प्रोड्यूस होता है, तो इट इज ड्यू टू दी एमिशन। ये हमारे पास कौन सा होता है, इट इज ड्यू टू द एमिशन, एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रा तब बनता है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आते हो। ठीक है, सो इसी वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर गए थे। वही इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ रहे थे तो इसने वही एब्जॉर्ब रेडिएशन एमिट कर दी और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, कलर प्रोड्यूस हो गया। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, इट इज ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन की वजह से ये ग्लो प्रोड्यूस हो गया। इस तरह ग्लो का डेफिनेटली कुछ कलर भी होगा, अगर ग्लो हमारे पास विजिबल है तो डेफिनेटली इसका कुछ कलर भी होगा। तो ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है कि द कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड्स ऑन, कलर ऑफ द ग्लो इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब डिपेंड्स ऑन। तो ये ऑप्शन आप दे सकते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेचर ऑफ गैस। ठीक है, नेचर ऑफ गैस या गैस यूज्ड इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा, नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन दी डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस यूज किया गया है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि कौन सा गैस इस्तेमाल किया गया है। अब इस तरह एमसीक्यूज भी बन सकता है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब व्हिच टाइप ऑफ कलर विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हिच व्हेन ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड
व्हाट कलर विल बी प्रोड्यूस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन ऑक्सीजन गैस इज यूज। तो देखो ये सैंपल है, इसमें अगर हम हीलियम गैस को यूज करेंगे तो हमारे पास जो कलर प्रोड्यूस होगा दैट विल बी पिंक कलर। ठीक है, इस तरह अगर हम नियान गैस इस्तेमाल करते हैं तो ग्लो जो प्रोड्यूस होगा उसका कलर क्या होगा, रेड। इस तरह अगर हम हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे तो ब्लूइश कलर हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अगर हम ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल करते हैं तो पर्पल कलर हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हो गई। थर्ड एक्सपेरिमेंट इसने ये किया कि प्रेशर को मजीद रिड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप्स के जरिए से प्रेशर को मजीद रिड्यूस किया गया फ्रॉम 0.1 टू 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, फ्रॉम 0.1 टू 0.0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वोल्टेज उतना ही रखा, 5 से लेकर 10,000 वोल्ट रखा। तो इस कंडीशन पे ही फाइंड दैट ग्लो डिसअपीयर्ड, जो ग्लो पहले से प्रोड्यूस हो गई थी वो डिसअपीयर हो गई, एंड स्पार्क प्रोड्यूस्ड ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑन एनोड साइड, और जो है एनोड साइड पे जो है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे क्या प्रोड्यूस हो गया, स्पार्क प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब जो है ये 2-3 एक्सपेरिमेंट हो गए। अब ये देखें कि ये स्पार्क किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो गया। तो अब देखो इसमें भी आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ सकते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी तरह जो है आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो स्पार्क प्रोड्यूस हो गया है इट इज ड्यू टू दी गैस मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल मतलब जब वोल्टेज इतना प्रोवाइड किया, प्रेशर रिड्यूस किया गया, तो गैस मॉलिक्यूल के लिए इसके आयोनाइजेशन के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड हो गया, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से जो है गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गए, और वही इलेक्ट्रॉन उनको जो है कैथोड ने रिपेल किया, एनोड ने अट्रैक्ट किया। एनोड साइड पे जो है लगा था फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो है इसने स्पार्क प्रोड्यूस किया गया, स्पार्क प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखिए स्पार्क प्रोड्यूस ड्यू टू व्हाट, गैस मॉलिक्यूल आयनाइज्ड, इलेक्ट्रॉन नॉक आउट फ्रॉम दी वैलेंस शेल ड्यू टू हाई पोटेंशियल रेजिस्टेंस की वजह से, एंड इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड बाय दी, इलेक्ट्रॉन और कैथोड के ऊपर सेम चार्ज है, सो इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड बाय कैथोड एंड अट्रैक्टेड बाय एनोड, और एनोड ने अट्रैक्ट किया और उसने स्पार्क प्रोड्यूस किया किसके ऊपर, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। और मैंने बताया था कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमारे पास जिंक सल्फाइड से बना है, और ये इनविजिबल रेडिएशन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और पार्टिकल ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, लाइट में। ठीक है, तो ये जो है ये हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ ली डिस्चार्ज ऑफ एक्सपेरिमेंट में। अब हम आते हैं कि कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट से हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि बुक में ये भी दिया गया है ना कि इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ चला गया, या कैथोड रेज जो है ना वो कैथोड से एनोड की तरफ इसने मूवमेंट की। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे थे या कैथोड से इसकी डिस्कवरी हो गई, तो फिर इस ट्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल यूज करने की जरूरत क्या थी। तो गैस मॉलिक्यूल किस लिए इस्तेमाल किया गया था कि ये क्या था, इट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स था इसी वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल नॉट फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। ठीक है, कैथोड की तरफ से इसने सिर्फ मूवमेंट की है एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, बाद में इन्हीं रेस को जी.जे. स्टोरी ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, मतलब ये है कि कैथोड रेस को जो नाम दिया गया है, या इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है, ये जी.जे. स्टोनी ने दिया है। ठीक है, तो इससे हम ये इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि एटम हमारे पास क्या है, ब्रेकेबल है। ठीक है, एटम हमारे पास क्या है, ब्रेक, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसको जो है ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है कि एटम हमारे पास ब्रेकेबल है। एटम, इलेक्ट्रॉन इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन हर किस्म के मैटर के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इससे हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बार बार ये टर्म यूज करते हैं ना कि कैथोड रेज। ठीक है, तो एक्चुअली कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दीज आर नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, दीज आर एक्चुअली बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड क्यों कहते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। सो इसी से हम इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन भी कर सकते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस या रिवॉल्विंग इन द न्यूक्लियस, exist around the nucleus in circular path that is called what, shell. shell के अंदर ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है, and the mass of electron is 1836 time less than, या mass या electron is 1836 time lighter than that is proton, and it is 1842 time lighter than neutron. ठीक है, ये इससे क्या है, न्यूट्रॉन है।
सही है। अब जो है अगर कुछ और किस्म के एमसीक्यूज आ जाए कि सपोज द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज सिमिलर टू, आर द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज नॉट सिमिलर टू, तो सिंपल आप कह सकते हैं कैथोड रेज हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज भी है और ये पार्टिकल नेचर भी है, तो इसका नेचर मैच कर रहा है किस किस के साथ, इसका मैच कर रहा है अल्फा पार्टिकल के साथ। अल्फा पार्टिकल जब हीलियम के ऊपर डबली पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं, इसके साथ मैच कर रहा है। बीटा रेस, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ भी इसका मैच कर रहा है। कैनाल रेस प्रोटॉन है, उसका पार्टिकल नेचर भी है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी है, उसके साथ भी मैच कर रहा है, बट नॉट सिमिलर टू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के साथ जो है देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर हम देखें तो पार्टिकल नेचर इज सिमिलर टू अल्फा रेस, बीटा रेस, कैनाल रेस एंड न्यूट्रॉन रेस, सबके साथ मैच कर रहे हैं पार्टिकल नेचर। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव भी चार्ज है तो चार्ज की वजह से इसका न्यूट्रॉन के साथ मैचिंग नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि नेचर ऑफ कैथोड रेज इज नॉट सिमिलर टू, तो नॉट सिमिलर टू का आंसर क्या होगा, नॉट सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और जिस ऑरिजिन से ये प्रोपेगेट होते हैं उसको भी परपेंडिकुलर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूट्रल रेज होते हैं, न्यूट्रल रेडिएशन होते हैं। तो चूंकि हमारे पास ये जो कैथोड रेज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे पास 8 रीजन है जिसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो, ये 8 रीजन है, ये सारे न्यूट्रल है, तो इसके साथ कैथोड रेज का मैचिंग नहीं है। इट इज द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज नॉट सिमिलर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो दीज आर अबाउट द introduction to this chapter and discovery of cathode rays are discharged tube experiment. होप आपको जो है इस लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर को अपने नोटबुक पे आप लोग नोट करें और इसी को जो है आप समझें। इसी में मैंने एमसीक्यूज वगैरह भी डिस्कस किए, जो स्टूडेंट्स ईटा की तैयारी करते हैं उसी के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।